हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से कैरेट टीवी में हार्दिक स्वागत है। भारतीय संविधान की प्रकृति। संविधान की प्रकृति। लोकतंत्रात्मक, संघात्मक, लिखित, निर्मित, कठोर एवं नम्य। कठोर एवं नम्य। कल हमारा टॉपिक था संविधान की विशेषताएं या संविधान की प्रकृति। तो अब देखो भारतीय संविधान की क्या प्रकृति है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति में पहला टॉपिक हमने लिखा है लोकतंत्रात्मक, यानी संविधान दो प्रकार के होंगे, एक राजतंत्रात्मक होगा तो एक लोकतंत्रात्मक। तो भारतीय संविधान कैसा है? लोकतंत्रात्मक। संविधान संघात्मक है या एकात्मक है या अर्धसंघात्मक है? तो उन तीनों में से भारतीय संविधान कैसा है? संघात्मक। लिखित है या अलिखित है? तो भारतीय संविधान कैसा है? लिखित। निर्मित है या विकसित है? तो भारतीय संविधान निर्मित है। कठोर है या नम्य है? तो भारतीय संविधान कठोर एवं नम्य। कठोर एवं नम्य दोनों प्रकार का है। दोनों प्रकार का है। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। ब्रिटेन में ब्रिटेन में 1945 ब्रिटेन में 1945 के आम चुनाव में के आम चुनाव में लेबर पार्टी बहुमत में आई। बहुमत में आई। जिसके नेता क्लीमेट इटली प्रधानमंत्री बने। 1945 में ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के आम चुनाव हुए, जिसमें लेबर पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया। लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेट इटली बने। क्लीमेट इटली साइमन कमीशन आयोग जब भारत आया था उसमें क्लीमेट इटली भी आए थे। तो क्लीमेट इटली जो है भारत का भ्रमण पहले ही से ही कर चुके थे। भारतीयों की मांग उनको पहले से ही पता थी। लेबर पार्टी एक उदारवादी पार्टी थी। लेबर पार्टी एक उदारवादी पार्टी थी। क्लीमेट इटली कई बार कह चुके थे कि भारतीयों को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। लेबर पार्टी ने अपने एजेंडा में यह भी कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम भारतीयों को स्वतंत्र कर देंगे। 1945 में जब चुनाव हुए, लेबर पार्टी बहुमत में आई, क्लीमेट इटली प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में यानी लोकसभा में सबसे पहले यही घोषणा की। 14 मार्च 1996 में 14 मार्च 1996 हाउस ऑफ कॉमन्स में इटली ने घोषणा की। हाउस ऑफ कॉमन्स में क्लीमेट
इटली इटली ने घोषणा की घोषणा की क्लीमेट इटली ने घोषणा की भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। भारतीयों को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। होने का अधिकार है। अधिकार है। क्लीमेट इटली ने क्या किया कि अपने मंत्रिमंडल से 3 सदस्यों को भारत भेजा। तो अपने कैबिनेट 3 मंत्रिमंडल से 3 कैबिनेट मंत्रिमंडल में जो सदस्य शामिल होते हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री कहते हैं। तो मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों को भारत भेजा कि भारत में जाइए और वहां संविधान सभा का गठन कीजिए और एक अंतरिम सरकार का भी गठन कीजिए। 3 मंत्री भारत भेजे। और इन्हीं 3 मंत्रियों के समूह को कहा गया कैबिनेट मिशन। सर पैथिक लॉरेंस ये उस समय भारत मंत्री कहें या भारत सचिव कहें, भारत मंत्री या भारत सचिव इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। तीनों मंत्रियों में अध्यक्ष कौन से थे? पैथिक लॉरेंस क्या थे? अध्यक्ष थे। दूसरे थे एवी एलेक्जेंडर। एवी एलेक्जेंडर और तीसरे थे स्टेफर्ड क्रिप्स। एवी एलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। नौसेना मंत्री। क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। क्लीमेट इटली ने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को पैथिक लॉरेंस, एवी एलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स इन तीनों लोगों को भारत भेजा। इन्हीं तीनों लोगों के समूह को कैबिनेट मिशन कहा गया क्योंकि ये कैबिनेट मंत्री थे। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। आगे लिखिए कैबिनेट मिशन के कार्य। कैबिनेट मिशन के कार्य। कैबिनेट मिशन के 2 कार्य थे। नंबर 1 अंतरिम सरकार का गठन। दूसरा संविधान सभा का गठन। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन ने एक योजना प्रस्तुत की।
कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के निर्माण हेतु संविधान सभा के निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की। एक योजना प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन जैसे ही मार्च 1946 में भारत पहुंचा, उसने संविधान सभा के लिए भारतीयों के सामने एक योजना प्रस्तुत की। योजना के क्या क्या प्रावधान थे? संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। अर्थात 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक सीट आवंटित की जाएगी। अब देखिए कि उस समय भारत में क्या था। अगर भारत का मैप बनाएं तो देखिए कि इधर ये पाकिस्तान इधर लगा हुआ है। तो भारत में क्या था कि 11 प्रदेश थे, जैसे पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध, असम, बंगाल, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत। इसी तरीके से भारत में 11 प्रदेश थे उस समय। 11 प्रदेश, जिन्हें हम प्रदेश कहते हैं, तब इन्हें प्रांत कहा जाता था। 11 प्रांत थे। जैसे इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे ही उस समय भी 4 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, जिन्हें उस समय क्या कहते थे? ब्रिटिश कमिश्नरी। 4 ब्रिटिश कमिश्नरी हुआ करती थी। और लगभग 562 देसी रियासत। अब देखिए कि इस तरीके से 11 प्रदेश थे, 1 प्रदेश, 2 प्रदेश, इस तरीके से 11 प्रांत थे। और इन्हीं प्रांतों के बीच में कहीं कहीं इस तरीके से देसी रियासत हो गई, इसी तरीके से बीच बीच में कहीं कहीं देसी रियासतें थी। कितनी देसी रियासतें हैं? 562 देसी रियासतें थी, 11 प्रदेश थे और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थी। अब देखिए कि ये जो 11 प्रांत हैं, यानी 11 जो प्रदेश हैं, यहां पर आंतरिक और बाह्य दोनों मामले अंग्रेज देखते थे। आंतरिक व बाह्य दोनों मामले। बाह्य में क्या होता है कि बाह्य में विदेशी राजाओं से संधि समझौता, व्यापार, ठीक है। आंतरिक मामले में सारे मामले। तो 11 प्रदेश और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र, ये जो क्षेत्र थे ये अंग्रेजों के पूर्णतः अधीन थे। यहां पर अंग्रेजों का बाह्य और आंतरिक दोनों मामलों में हस्तक्षेप रहता था। परंतु देसी रियासतों में क्या था कि देसी रियासतें तो जो थी आंतरिक मामले स्वयं देखती थी, परंतु बाह्य मामले उनके केवल अंग्रेज देखते थे। अब देखिए जब सीटों 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा सीट आवंटित की गई। तो वर्तमान में भारत की जितनी जनसंख्या थी उसमें 389 सीटें आवंटित की गई। यानी कुल सदस्य कितने संविधान सभा में होंगे? तो कुल सदस्य होंगे 389। कुल सदस्य 389। इन 389 सदस्यों में से
292 वही 11 ब्रिटिश प्रांत के थे, 11 ब्रिटिश प्रांतों से आए। चार सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से आए, 4 क्षेत्र कमिश्नरी क्षेत्र से आए, और 93 सदस्य 93 देसी रियासतों से, 93 सदस्य देसी रियासत से आए, देसी रियासत से। ब्रिटिश कमिश्नरियां 4 कौन कौन सी थी, लिख लीजिए। एक थी अजमेर मारवाड़, एक थी कुर्ग, एक थी ब्रिटिश बलूचिस्तान, एक थी दिल्ली। 4 ब्रिटिश कमिश्नरियां थी। अब देखिए कि 11 प्रांतों से 292 सदस्य, 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी से, तो कुल कितने सदस्य हो गए? 292 और 4 कितने हो गए? 296। तो 296 सदस्य 389 में से 292 और प्लस 4 296। तो 296 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, 296 सदस्य निर्वाचित होंगे, और 93 सदस्य जो देसी रियासतों से आएंगे, 93 सदस्य देसी रियासत वाले, देसी रियासत से ये सदस्य मनोनीत होंगे। जैसे एक चीज समझिए कि ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कि भारत का मैप, ये एक प्रांत है, वहां की एक विधानसभा जिसमें विधायक लोग बैठते हैं, मुख्यमंत्री होता है। इधर एक प्रांत है, वहां की विधानसभा, मुख्यमंत्री, यहां विधायक लोग बैठते हैं, यहां की विधानसभा। तो ये जो विधानसभाएं हैं, तो संविधान सभा का जो सदस्य होगा वह संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि वहां की जो आम जनता हो, जो मतदाता हो, वह उनको मतदान करें, उनसे वह जीत करके आया हो। जो विधानसभा के जो सदस्य होंगे, यहां के जो विधायक होंगे, यहां के जो विधायक होंगे, इन विधायकों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा। अर्थात संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष प्रणाली से, अगर जनता किसी को चुनती है, कोई उम्मीदवार है, जैसे लोकसभा का सांसद है, तो लोकसभा के सांसद को जनता द्वारा चुना जाता है, तो कहा जाएगा कि लोकसभा के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अगर किसी को चुने, जैसे हमने चुना विधायक को, विधायक जी चुने किसी और व्यक्ति को, तो जो व्यक्ति चुना जाएगा, जिसको विधायक जी चुनेंगे, तो कहेंगे कि उसका जो चुनाव हुआ है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से हुआ है। तो जो संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव होना था, जो चुनाव हुआ, वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से हुआ। किसने चुना? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना गया। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, कैबिनेट मिशन के प्रावधान में अगला पॉइंट, संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा, प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा एकल
संक्रमणीय समानुपातिक एकल संक्रमणीय समानुपातिक विधि द्वारा एकल संक्रमणानुपातिक विधि द्वारा चुने जाएंगे। विधि द्वारा चुने जाएंगे। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। अगला पॉइंट क्या है कैबिनेट मिशन का? कैबिनेट मिशन की ये शर्तें हैं। तो 3 शर्तें कैबिनेट मिशन की हो गई। पहली शर्त 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होगा। दूसरी शर्त 389 सदस्यों में से 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 ब्रिटिश कमीशनरी से, अर्थात 296 निर्वाचित होंगे। 93 जो देशी रियासत से आएंगे वो मनोनीत होंगे, वहां के राजा अपने किसी एक प्रतिनिधि को भेजेंगे। तो 93 मनोनीत और 296 निर्वाचित। संविधान सभा के सदस्य का निर्वाचन जो प्रांतीय विधानसभा है, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य अप्रत्यक्ष विधि द्वारा एकल संक्रमणीय समानुपातिक विधि द्वारा चुनेंगे। दूसरा प्रावधान, संविधान सभा के जो 389 सदस्य हैं, 389 सदस्य, इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया। सामान्य, मुस्लिम और सिख। सामान्य, मुस्लिम और सिख। सिख केवल पंजाब में, अन्य विधानसभाओं में, पंजाब विधानसभा में 3 समूहों में डिवाइड किया गया, सामान्य, मुस्लिम और सिख, और अन्य विधानसभाओं में केवल 2 ही वर्गों में विभाजित किया गया, सामान्य और मुस्लिम। अब मुस्लिम प्रत्याशी जो होगा संविधान सभा का, उस व्यक्ति को केवल मुस्लिम प्रत्याशी ही चुनेंगे। सामान्य प्रत्याशी जो होगा उसको सामान्य प्रत्याशी ही चुनेंगे। मतलब अपने वर्ग के प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान सभा का सदस्य चुना जाएगा। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, सदस्य, संविधान सभा का सदस्य, संविधान सभा का सदस्य अपने वर्ग के ही सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। वर्ग के ही सदस्यों द्वारा चुना जाएगा, द्वारा ही चुना जाएगा। द्वारा ही चुना जाएगा। अब डाल लीजिए संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा, अगली हेडिंग है संविधान सभा। संविधान सभा तो किसी देश का प्रशासन चलाने के लिए प्रत्येक देश में एक संविधान होना चाहिए जिसे वैधानिक मान्यता प्राप्त हो, उस देश के नागरिक उसका सम्मान करते हों, उसको मानने के लिए प्रतिबद्ध हों। तो संविधान, किसी देश का संविधान उसकी संविधान सभा के द्वारा ही बनाया गया हो। तो संविधान सभा का दर्शन सबसे पहले इंग्लैंड में समतावादियों, यानी संविधान सभा संविधान सभा के बारे में इंग्लैंड के समानतावादी व सर हेनरी ने दर्शन प्रस्तुत किया। किसी देश का संविधान उस देश की संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाए।
तो यह बात सबसे पहले कहां इसकी उत्पत्ति हुई? तो ये इंग्लैंड में सर हेनरी ने इस बात को सबसे पहले प्रतिपादित किया। अब देखिए, हेनरी ने इंग्लैंड में ये बात कही तो, परंतु इसको व्यवहार में किसने लिया? तो सबसे पहले अमेरिका, सर्वप्रथम अमेरिका व फ्रांस ने इसको व्यवहार में लिया। सर्वप्रथम अमेरिका व फ्रांस ने व्यवहार में लिया। सबसे पहले अमेरिका में ही एक लिखित संविधान का निर्माण किया गया। भारत के बारे में क्या है कि सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में संविधान सभा का दर्शन प्रस्तुत किया। अब देखिए, भारत के उपलक्ष्य में, तो भारत में 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की या दर्शन प्रस्तुत किया। 1924 में स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू ने रांची में संविधान सभा की मांग की। परंतु इनकी मांग एक भाषण में ही थी, केवल भाषण में एक मांग की। 1935 में 1934 लिख लीजिए, 1934 में 1934-35 की बात है। 1934 में एम एन राय ये एक वामपंथी नेता थे। वामपंथी नेता ने औपचारिक मांग जैसे कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने एसडीएम को अपना ज्ञापन सौंपा, इस तरीके से इन्होंने सरकार से एक औपचारिक मांग की। 1935 में कांग्रेस ने मांग की। 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक मांग की। 1940 में अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया। परंतु कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और यह प्रस्ताव असफल हो गया। अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया, परंतु यह प्रस्ताव असफल हो गया। मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, भारत पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी, और ये संविधान सभा के बारे में ही केवल बात कर रहे थे।
1942 में फिर से इन्होंने क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव में, क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा को स्वीकारा, परंतु यह प्रस्ताव भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, परंतु असफल। और 1946 में ही कैबिनेट मिशन गठित की गई, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा के चुनाव कब चुनाव कराए गए? जुलाई 1946 में। नतीजा क्या निकला? अब जरा ये बताइए कि कितने सीटों पर चुनाव कराए गए? कितने सीटों पर चुनाव कराए गए? 296। ठीक है। देखिए 210 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 199 सीटें कांग्रेस ने स्वयं जीती और 9 सीटें कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जीती। तो कांग्रेस को सीटें मिली 208। 208 सीटें किसको मिली? कांग्रेस को मिली 208। मुस्लिम लीग को कितनी मिली? मुस्लिम लीग को मिली 73। निर्दलीय कितने? छोटी पार्टियों को कितने? छोटी पार्टी को कितने मिले? 7। महिलाएं कितनी? महिलाएं 15। अनुसूचित एससी कितने? एससी कितने? 26। एसटी कितने? 33। निर्दलीय कितने? 8। निर्दलीय कितने? 8। जनरल कैटेगरी से कितने लोग आए? जनरल से आए 213। सिख कितने? सिख आए 4। मुस्लिम निर्वाचित हुए 79। देखिए पीएच मोदी जो थे, संविधान सभा में हर वर्ग का व्यक्ति चुनाव जीत करके आया, हर वर्ग का, हर समुदाय का व्यक्ति इसमें शामिल था। जैसे पीएच मोदी पारसी थे, पीएच मोदी पारसी। फ्रैंक एथनी एग्लो इंडियन। एग्लो इंडियन वे व्यक्ति होते हैं जिनके पिता जो हों वो पश्चिम के हों यानी इंग्लैंड के हों और जिनकी माता जो हों वो भारत की हों।
तो फ्रैंक एंथनी जो थे वो एंग्लो इंडियन थे, पीएच मोदी पारसी समुदाय के थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, लगभग हर महिलाएं भी थी, हर कैटेगरी के लोग इसमें शामिल थे। 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1900 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक प्रथम बैठक प्रथम बैठक प्रथम बैठक आयोजित आयोजित हुई। अब देखिए 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय, जिसे बाद में संविधान सभा का कक्ष कहा गया, वर्तमान में संसद का केंद्रीय कक्ष है। तो वर्तमान में कहां स्थान स्थान पहले नाम क्या था? दिल्ली का काउंसिल चैम्बर, दिल्ली का काउंसिल चैम्बर। बैठक के बाद उसका नाम क्या पड़ा? संविधान सभा कक्ष, संविधान सभा कक्ष। वर्तमान में उसका नाम क्या है? संसद का केंद्रीय कक्ष, संसद का केंद्रीय कक्ष। प्रथम बैठक में 207 सदस्य ही उपस्थित थे। उपस्थित कितने हुए? उपस्थित 207। 207 सदस्यों में से 9 महिलाएं थी। महिलाएं कितनी? 9। एक बार यह क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं उपस्थित हुई। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में 207 सदस्य उपस्थित हुए, जिसमें 9 महिलाएं थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई कब? 9 दिसंबर 1946 को। अब देखिए सदस्य 389 थे, परंतु सदस्य 207 ही उपस्थित हुए। इसका कारण क्या रहा? इसका पहला कारण तो यह है कि मुस्लिम लीग के कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं हुए। मुस्लिम लीग ने इसका पूर्णतः बहिष्कार किया। देसी रियासत के जो 93 सदस्य थे वो भी आए नहीं थे। नियम यह था कि पहले 296 का चुनाव होगा, 296 का पहले चुनाव होगा। इन 296 में से जो चुन करके आएंगे उनकी एक समिति बनाई जाएगी, एक समिति बनाई जाएगी जिसका नाम रखा जाएगा देसी रियासत समझौता समिति। देसी रियासत समझौता समिति, देसी रियासत समझौता समिति, देसी रियासत समझौता समिति जिसका नाम रखा जाएगा। अब एक बात समझिए, जैसे ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है, ऐसे ये जो है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। एक देसी रियासत यहां पर है, एक देसी रियासत यहां है, क्योंकि हमने बताया कि 562 देसी रियासतें थी और 93 सीटें थी, यानी एक देसी रियासत का भी एक व्यक्ति नहीं हुआ। 4-4 देसी रियासतों में कोई एक व्यक्ति पहुंचेगा। अब मान लो कि 4 देसी रियासतें हैं, एक रियासत है ए, बी, सी, डी। इन चारों में से एक सदस्य जाएगा एक, क्योंकि इसकी जनसंख्या 2 लाख है, 2 लाख। इसकी जनसंख्या 3 लाख है, इसकी जनसंख्या 4 लाख है, 4 3 7 2 9, और इसकी जनसंख्या 1 लाख है। अब देखिए, अब 4 देसी रियासतों में जाके 10 लाख जनसंख्या हुई, तो 4 देसी रियासतों से एक सदस्य संविधान सभा में जाएगा। अब ये ए कहेगा कि हमारा व्यक्ति जाएगा, बी कहेगा हमारा व्यक्ति जाएगा, सी कहेगा हमारा व्यक्ति जाएगा, और डी कहेगा हमारा व्यक्ति जाएगा। तो इनके बीच समझौता कौन कराएगा? तो ये एक नियम बनाया गया कि पहले चुनाव कराएंगे, चुनाव कराने के बाद बाद में समिति बनाई जाएगी, और यहां की जो समिति है वह समिति यहां पर मध्यस्थता करेगी और तय करेगी कि कौन सा व्यक्ति संविधान सभा में जाएगा, किसके यहां का व्यक्ति संविधान सभा में जाएगा। तो अभी समिति बनी नहीं थी प्रथम बैठक में, अब समिति बनेगी। तो देसी रियासतों के सदस्य तो आए नहीं, अभी वो मनोनीत ही नहीं हुए हैं, मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं हुए, इसीलिए प्रथम बैठक में जो संख्या जो है बहुत कम रही। कितनी संख्या रही? 207। तो क्या कारण रहा कि सदस्यों की संख्या कम? मुस्लिम लीग के शामिल नहीं हुए और देसी रियासतों के सदस्य अभी मनोनीत नहीं हो पाए हैं।
पहली बैठक में ही, प्रथम बैठक में, प्रथम बैठक में ही, प्रथम बैठक में 389 सदस्यों में से जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये फ्रांस की एक अवधारणा है, फ्रांस की अवधारणा है कि सभा में जो सबसे वरिष्ठ होगा उसी को सभापति माना जाएगा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सबसे वरिष्ठ थे, सबसे बुजुर्ग थे, तो उन्हीं को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। तो प्रथम बैठक में अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सिन्हा इनको अस्थायी कहा गया। अस्थायी इसलिए कहा गया क्योंकि केवल एक ही दिन रहे थे, आगे बदल गए थे, तो स्थायी नहीं हो पाए। अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष। उपाध्यक्ष किसको चुना गया भाई पहले दिन? तो उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी चुने गए। फ्रैंक एंथनी जो एग्लो इंडियन थे, अभी बताया था, फ्रैंक एंथनी। तो 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा व अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी चुने गए, और इसी दिन सचिव चुने गए। सचिव, एक सचिव चुने गए जो संविधान सभा के सचिव होंगे। जिनका नाम था अय्यर, नाम था उनका P.H. अय्यर था नाम, P.H. अय्यर। सचिव कौन चुने गए? HVR अय्यर चुने गए। अब देखिए 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई। तो पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर। 11 दिसंबर द्वितीय बैठक, द्वितीय बैठक, द्वितीय बैठक हुई। अब इसमें जो है द्वितीय बैठक, इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए। द्वितीय बैठक, द्वितीय बैठक में निर्धारित किया गया कि जब संविधान का निर्माण होगा, संविधान निर्माण हेतु बैठक होगी, संविधान निर्माण हेतु बैठक, संविधान निर्माण हेतु बैठक, विधि निर्माण हेतु बैठक, विधि निर्माण हेतु बैठक, निर्माण हेतु बैठक। अब देखिए संविधान निर्माण हेतु बैठक क्या है कि संविधान तो बनने में समय लगेगा, 2 साल लग सकता है, 2.5 साल लग सकता है, परंतु वर्तमान समय में अगर किसी कानून की आवश्यकता है, आज ही किसी विधि की आवश्यकता है, कल किसी विधि की आवश्यकता है, तो वर्तमान समय में अगर कोई विधि बनाई जाएगी, वह विधि भी संविधान सभा के सदस्य ही बनाते थे। तो वर्तमान समय के लिए अगर कोई विधि बनाई जाएगी, उसके लिए जब कभी बैठक होगी तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे? विधि निर्माण है तो जब बैठक होगी तब अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, मावलंकर अध्यक्ष रहेंगे। उपाध्यक्ष कौन रहेगा? उपाध्यक्ष टी कृष्णाचारी, टी कृष्णाचारी उपाध्यक्ष रहेंगे। जब संविधान सभा के निर्माण हेतु, जब संविधान के निर्माण हेतु बैठक होगी तब अध्यक्ष कौन होंगे? तब अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन होंगे? उपाध्यक्ष होंगे HC मुखर्जी, H मुखर्जी, H मुखर्जी।
संवैधानिक सलाहकार इसी दिन डिसाइड किए गए। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव, बेनेगल राव, वी.एन. राव। म्यांमार का जब संविधान बना था तब इनका बड़ा योगदान रहा था और ये ब्रिटिश शासनकाल में बहुत अच्छी नौकरियों पर भी रहे, न्यायाधीश रहे। वी.एन. राव। 11 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर को तृतीय बैठक, 13 दिसंबर को तृतीय बैठक हुई। इस दिन नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947, अगले वर्ष उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव पास। उद्देश्य प्रस्ताव पास। कितने अनुच्छेद थे उद्देश्य प्रस्ताव में? 8 अनुच्छेद थे। 8 अनुच्छेद थे और यही उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में प्रस्तावना बना। उद्देश्य प्रस्ताव पास होने के बाद संविधान सभा के जो सदस्य थे उन सदस्यों से अनेक समितियां बनाई गई। एक समिति बनाई गई परामर्श समिति। सदस्यों से लेकर के बहुत सारी समितियां बनाई गई। एक समिति बनाई गई परामर्श समिति। परामर्श समिति। अब देखिए परामर्श समिति ने क्या किया भाई, उद्देश्य प्रस्ताव पास होने के बाद जो समितियां बनी उनमें जो एक समिति बनाई गई परामर्श समिति। तो परामर्श समिति ने सोचा कि संविधान बनाने से पहले संविधान में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इन विशेषताओं के बारे में विधानसभा के सदस्यों से राय ले लेनी चाहिए। तो परामर्श समिति ने